नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पुस्तकें कर चुके हैं। कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 7, कक्षा 8 की हमारा राजस्थान की किताबें और कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा भी है हमने, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरएएस, रीट, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज असिस्टेंट, रीट, वीडियो है, पटवारी, सभी तरह के एग्ज़ाम जो राजस्थान के कंडक्ट किए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, वो सारों के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम ले रहे हैं इसका पहला चैप्टर, राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। देखिए ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी होने वाला है और इसमें इतने सारे फैक्ट्स भरे हुए हैं कि आपको लगभग हर लाइन ही इस पे अंडरलाइंड या हाईलाइट की हुई मिलने वाली है। तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, वो आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं, इसे पहले राजस्थान नहीं कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रियासतें थी, इसलिए इसका नाम भी उन्हीं के ऊपर ही था, रियासतों के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इस भाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ जो रियासतें थी उन पे शासन कौन कर रहा था? राजपूत कर रहे थे। तो उन्होंने, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में इस प्रदेश का नाम जो है वो राजपूताना रखा है। इसके बाद 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1829 में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। इस प्रदेश का जो नाम है वो रायथान या राजस्थान रखा। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का क्या नामकरण किया था, तो राजस्थान कहाँ है या रायथान कहाँ है, किस में कहाँ है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और किस सन में ये प्रकाशित हुई थी? तो 1829 में ये प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की भिन्न भिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसमें उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का क्या क्या नाम मिलता है? जिसे मरु कहा गया, धन्व कहा गया, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि इनके नाम जो है इसमें मिलते हैं। मरु और धन्व दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका जो अर्थ है वो जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए होता था पहले। ठीक है, धन्व आपने सुना भी हुआ, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी कि जो रेत में बसाए गए किले होते हैं, बनाए गए किले होते हैं। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है वो धानवन दुर्ग श्रेणी में ही आता है। फिर है जोधपुर, पहले मरु फिर मरुवार कहा जाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा, क्योंकि अपभ्रंश होता गया भाषा का। जो मरु था मरुवार बना, मरुवार से वो मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी, केर या पीलू शमी, जिसे हम खेजड़ी, जांटी, है ना, ये इस नामों से पुकारते हैं। और कैर, छोटे छोटे जो कैर के जो फल होते हैं जिसका अचार, सब्जी सब बनता है। पीलू भी एक तरह के फल है जो रेत में ही ज़्यादातर उगते हैं, है ना। फिर है बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जो है वो जांगल कहलाता था। जांगल देश कहा जाता था बीकानेर और नागौर के क्षेत्र को। और मत्स्य क्षेत्र, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है एक राज्य के रूप में, एक जनपद के रूप में, तो वो कौन सा क्षेत्र था? जयपुर, अलवर, भरतपुर का ये विस्तृत क्षेत्र था मत्स्य प्रदेश, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता था। और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में
जयपुर का एक भाग है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग को शूरसेन राज्य में सम्मिलित किया गया था। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत काल में इसका भी उल्लेख मिलता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो महाभारत कालीन जनपदों में आते थे। तो कौन कौन से आते थे? जयपुर, अलवर, भरतपुर का मत्स्य क्षेत्र और धौलपुर और करौली का जो अधिकतर क्षेत्र है वो शूरसेन राज्य में आता था। ये अब है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। जैसे माही नदी के पास का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वो कांठल कहलाता था। कांठल किसे कहते हैं? ये माही नदी के किनारे यानी कांठे पर जो क्षेत्र है स्थित प्रतापगढ़ का, उसे कांठल कहा जाता था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र है जिसे 56 गांवों का समूह कहा जाता है। इसे 56 के इसके मध्य के भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। अब देखिए ये प्राचीन कुछ नाम है राजस्थान का जो नक्शा दिया गया है। देखिए ये कौन सा क्षेत्र है? जंगल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? जंगल। ठीक है। ये कौन सा है? मांड, ये जैसलमेर का क्षेत्र है। ठीक है। ये है मरू, ये जोधपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है। ठीक है। और ये है मारवाड़, ये भी यही वाला क्षेत्र है, जोधपुर वाला ही। ठीक है। इसी तरह से ढूंढाड़, ये जयपुर का क्षेत्र आ जाता है। फिर ये है मेवात, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है। फिर है ऊपरमाल, ये चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आ जाता है। ये है भैंसरोड़गढ़, ये भी वहीं का है। ये है हाड़ौती, ये कोटा बूंदी क्षेत्र जो आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से हम ये सारे क्षेत्रों को देखते हैं जो पुराने समय में विभिन्न नामों से जाने जाते थे। अब देखिए भैंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र था इसे ऊपरमाल कहा जाता था। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी क्षेत्र है जिसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का प्रदेश जो है हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भी ज़्यादा मिनी, वैसे तो सब जिलों के अपने अपने नामकरण है लेकिन क्षेत्र विशेष को उस नाम से आज भी जाना जाता है। फिर है इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मानव इतिहास को संपूर्ण रूप से 3 कालों में विभक्त किया गया है, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। यानी कि जो प्राक युग है, पत्थर का युग है, पाषाण युग जो था, उसमें हमें कोई भी ऐसे लिखित साक्ष्य पहली बात तो मिलते ही नहीं हैं। मानव लेखन कला से अपरिचित था। फिर आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु ये अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। फिर ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहते हैं जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक युग जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, मौर्यकालीन युग को पढ़ा है हमने, गुप्त वंश को पढ़ा, उसके बीच में जो शासन आए उनको पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने हर्षवर्धन के काल को पढ़ा, थानेश्वर के हर्षवर्धन के काल को पढ़ा। ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो ये सारे ऐतिहासिक युग में आ जाते हैं। और ऐतिहासिक युग में किसको पढ़ते हैं? जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए, है ना, 750 से लेकर 1750 तक, और फिर ब्रिटिश काल जो आया, यानी कि बीच में उसके दिल्ली सल्तनत काल था, गुलाम वंश था पहले, फिर दिल्ली सल्तनत काल हुआ, फिर मुगल काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया। तो इन सबको हम ऐतिहासिक काल में लेते हैं क्योंकि इस दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई उन सबके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और इनको पढ़ना संभव भी है। ठीक है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि
के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। यानी कि हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था तो ये 20 लाख वर्ष पूर्व से, ठीक है, ये था 10,000 वर्ष तक का। तो ये तो था हमारा प्राक युग जो है। फिर है आद्य युग। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, आद्य युग हमारा ये हो गया जब जब हमने हड़प्पा के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। यानी कि 2000 साल तो ये वाले हो गए, ईसा मसीह वाले, है ना, 2000 साल ये वाले, और इससे भी ऊपर हड़प्पा जो संस्कृति हमारी रही है, सिंधु सभ्यता जो रही है ना, ये इससे लगभग 1500 साल पहले वाली थी, है ना। तो ये हमारी लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, लगभग 4000 वर्ष पुरानी, ये हमारा आद्य युग में आ जाता है। फिर हमारी ये जो 600 ईसा पूर्वी तक जो हमारी इसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा भी सभ्यता भी आ जाती है, इसमें हमारा वैदिक युग भी आ जाता है, और इसी में हमारा उत्तर वैदिक युग भी आ जाता है 600 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद हमारा मौर्य काल भी बीच में है, और गुप्त वंश भी, ये लगभग इसी वक्त तक रहा था। ठीक है, फिर देखिए ऐतिहासिक जो युग जो है यह 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। यानी कि 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, मौर्य से जो पहले था यानी कि वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग तक तो जो था वो हमारा आद्य युग था। और ऐतिहासिक युग जो है ये हमारा 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। यानी कि ये हमारे गुप्त वंश वगैरह जो है, मौर्य वंश जो है, ये सारे हमारे ऐतिहासिक युग में आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत काल है, मुगल काल है, जो ब्रिटिश शासन काल है, ये सारा हमारा ऐतिहासिक युग अभी तक जारी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में प्रागैतिहासिक, यानी हमारा प्राक युग कैसा था राजस्थान के संदर्भ में, अब देखते हैं। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई है वो पानी के आसपास के क्षेत्र के नज़दीक ही हुई है, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। कौन सा समुद्र जो था यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है वो कौन से क्षेत्र का माना जाता है? अवशेष मानते हैं, टैप्थिस सागर का इसको अवशेष माना जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि सरस्वती और द्रश्वती नदियां जो है इस समृद्ध क्षेत्र में समुद्र में आकर घिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म और प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, और इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ये सब हम वैसे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका डिटेल अब हम और अच्छे से देखते हैं। पूर्व पाषाण काल क्या चीज़ है? राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से जो क्वार्ट्जाइट पत्थर है, इसके बने हुए अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 में C.A. हैकेट जो है ये सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार खोज निकालते हैं। हस्तकुठार जैसे आजकल हम जो एक्स देखते हैं, जो कुल्हाड़ी देखते हैं, वो इस तरह की कुछ होती है जिसके बीच में एक डंडा फंसाया होता है और ये इस तरह से तीखी सी होती है। ठीक है, ये तीखापन जो होता है, ये तीखापन यहाँ पर होता है कुल्हाड़ी का, और यहाँ पर लकड़ी का ये डंडा इसके होल में फंसाया होता है। लेकिन उस टाइम पे जो कुल्हाड़ी थी वो ऐसी ही थी पत्थर की, और पत्थर को ही बीच में फंसाया गया था। हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी जो है वो यहाँ पर मिलती है। किसको मिलती है? ये मिलती है C.A. हैकेट को। ठीक है, कुछ समय पश्चात सैटन कार जो हैं, अभी सैटन कार के जो दूसरे व्यक्ति हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये झालावाड़ से इसी प्रकार के इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकालते हैं। इसके बाद लगातार योजनाबद्ध उत्खनन होता है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ VN मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय के R.C. अग्रवाल,
रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा, ये सारे विद्वान मिलकर राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान देते हैं। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों में, विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हो जाते हैं, मिलते हैं हमें इनकी खुदाई जब ये लोग करते हैं। फिर है जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जालौर सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये की थी मिस्टर आलचिन ने, बी आलचिन ने। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था, क्योंकि नदियां बहती थी और ये पूर्व में तैतीस महासागर का अवशेष रहा है। राजस्थान जुड़ा हुआ था तैतीस महासागर से, तो उसके बाद वहाँ पर पानी का स्रोत तो था, नदियाँ भी यहाँ आकर सरस्वती और दृष्टि यहाँ पर आकर समुद्र में गिरती थी, तो पानी के पास ही मानव सभ्यताओं के विकास हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल आ जाता है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी, विराट से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ठीक है, छोटे, हल्के और कुशलता से अच्छे से बनाए गए हैं। इनको मेसोलिथ कहा जाता था। ठीक है, सॉरी माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये उपकरण जो थे जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनसे ब्लेड, एग्रेवर, ट्रायंगल, क्रिसेंट, ट्रेपोजा, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय। ये सारी चीज़ें इन जो हल्के जो पत्थर मिले हैं उपकरण, इनसे बनाए गए हैं। पत्थर के इन छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे बड़ी कुशलता से बनाए गए उपकरण हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल जिसे नव पाषाण काल भी कहा जाता है, वो क्या है? भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन यानी नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं। फिर है राजस्थान में धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। देखिए, ये ताम्र पाषाण युग पहले, फिर केवल ताम्र और ताम्र कांस्य काल, ये सारा मिला जुला जो स्वरूप रहा है, इसको पढ़ते हैं अभी हम। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिलते हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलोंड राजसमंद में, आहड़ और झाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया, देखिए ये आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलते हैं किसी गाइड में भी जल्दी से नाम। पिंड पांडलिया की जो सभ्यता है कहाँ से मिलती है? चित्तौड़ से, कुराड़ा नागौर से, साबड़ियाँ और पुगल ये बीकानेर की हैं, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी ये जयपुर की हैं, एलाना जालौर की, बूढ़ा पुष्कर अजमेर की, कोल माहौली ये सवाई माधोपुर की, और मलाह ये भरतपुर आदि का विशेष रूप से उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब देखिए लौह काल। लौह की खोज अपने आप में एक किसी क्रांति से कम नहीं थी। इसके बाद लोहे के का आविष्कार होने के बाद से चीज़ों में और सभ्यता में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उसके प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी, है ना। इसने कृषि उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर की, सुनारी झुंझुनू की और रेंड टोंक की जो संस्कृतियां हैं, लौह संस्कृतियां, इनके समय अनेक हथियार और उपकरण इनके मिलते हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुर और सुनारी से लौह को गलाने वाली भट्टियां, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेंड जो टोंक की सभ्यता है, इसको तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दे दी गई है। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा गया है प्राचीन? ये कहा गया है रेड की सभ्यता को। ठीक है,
अब देखिए, लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे PGW भी कहा जाता है, इनका उदय होता है। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और नौह भरतपुर आदि स्थानों से मिलते हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब हम कुछ प्राचीन सभ्यताएं देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन द्वशदती और सरस्वती नदी घाटी जो है, ये वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंककि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ियाँ होता है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थान की खोज की और इसके बाद 1961-62 में BB लाल और BK थापर ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने 2 स्तर दिखते हैं, जो इसके और भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता होने के अवशेष बताते हैं। वहीं तीसरे और चौथे स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। यानी कि प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पहले जो कोई सभ्यता, मानव सभ्यता वहाँ पर निवास करती थी वो। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। उन पर सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगा लेते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की जानकारी भी मिलती है। यहाँ से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र हैं, जिसे मस्तिष्क शोध की बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी कि यहाँ पर सर्जरी की गई है इस बच्चे की, ऐसा इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आते हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूल कोट यानी धूल मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का, पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिलते हैं, जो आहड़ की सभ्यता के लाल काली मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र बताते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण शायद ये नाम रखा गया होगा। फिर उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अब देखिए गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा गया। 1957-58 में BB लाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। उसके बाद सन 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसका निर्धारण 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है।
गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। सादे बर्तन मिलते हैं, काले बर्तन मिलते हैं, पॉलिशदार मिलते हैं, भूरे मिलते हैं, लाल और काले चित्रित मृद भांड भी मिलते हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका जो प्रयोग है वो प्रचुर मात्रा में होता था। गिलुंड में जो ईंटें मिली हैं वो आग में पकाई हुई मिली हैं, जबकि आहड़ में और कालीबंगा में हमें धूप में पकी हुई ईंटें देखने को मिलती हैं। फिर है बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण देते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई सबसे इम्पोर्टेंट है। बागोर से किसके उपकरण है? तांबे के उपकरण है, और उसमें भी कौन सी सुई मिली है? छेद वाली सुई मिली है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि बागोर सभ्यता से हमें राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अब बात करते हैं हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर जो नीम का थाना क्षेत्र सीकर में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिलते हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपश वर्णी मृद पात्र कहा गया है। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, एक सुरा पात्र मिलता है। रोमन एम्फोरा का एक पात्र मिलता है, जो एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार से उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? ईसवाल, उदयपुर से। फिर देखिए प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ, जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। दयाराम सानी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराठ की सभ्यता से, विराटनगर की सभ्यता से। बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। फिर है बालाथल, उदयपुर। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आती है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल जो हनुमानगढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा की सभ्यता, नगरी चित्तौड़ की, बरौर ये गंगानगर का क्षेत्र है, तिलवाड़ा बाड़मेर का, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर और नगर जो है ये टोंक की सभ्यता स्थल है, जो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में प्राप्त होने के बारे में प्रमाण देते हैं। अब है राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। अब ये तो हो गया हमारा पाषाण कालीन का हिस्सा, जो हम लोगों ने देख लिया कि राजस्थान में मानव बस्ती कब से बसती है, कौन कौन से युग
पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं राजस्थान की संस्कृति में भी। अब देखते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति जो प्रारंभ हुई थी, जो वैदिक युग था, उसके बारे में हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष यानी वैदिक सभ्यता के जो अवशेष हैं, ये अनूपगढ़ तहसील है जो गंगानगर जिले की, वो और तरखान वाला डेरा और चक 64 जो है, ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये गंगानगर जिले में हैं, वहाँ पर इसके जो साक्ष्य मिलते हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। फिर है महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख होता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान यानी जांगल प्रदेश बीकानेर में कौरव पांडव राज्य के अधीन था। राजस्थान का जो जांगल देश है, ये बीकानेर का जो क्षेत्र है, कौरव और पांडव राज्य के अधीन था, और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के जो शासक है विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युग के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। पहली क्या थी? जनपदों का उदय था, और द्वितीय क्या था? साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष था। अब राजस्थान के जनपद देख लेते हैं। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन होता है। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र जो है वो शिवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमणों के समय अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जो मालव, योद्धे और अर्जुनाइन जातियां थी, ये राजस्थान में आकर बस गई थी। कब? जब सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर होता है। मत्स्य जनपद के बारे में देखिए। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है, जो इस की प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की जाती है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर बैराट नगर बसाकर मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। अब ये देखिए, विराट की जो पुत्री है उत्तरा, इसका विवाह किसके साथ होता है? इसका विवाह होता है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होता है, और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। हम लोग जो ये कथा सुनते हैं टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं पर भी भागवत गीता जो पढ़ते हैं, उसमें राजा परीक्षित का जो जिक्र होता है, जो शुकदेव से कथा सुनते हैं, ये वही परीक्षित हैं। कौन? जो अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे। और इनकी जो परीक्षित की जो
माता है वो कौन है, उत्तरा होती हैं। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया था और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति भी रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता था। ठीक है, शाल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण करके मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। हम इसके, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसके 2-3 पार्ट और बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।